हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज का ये मॉक टेस्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। While giving the mutual fund units for repurchase, the distribution should consider the impact of capital gain tax and dash on the investor's portfolio. जब म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिडीम की जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर को कैपिटल गेन टैक्स के साथ और किस चीज का इम्पैक्ट कंसिडर करना चाहिए। पहला ऑप्शन है बीटा, दूसरा ऑप्शन है एंट्री लोड, तीसरा ऑप्शन है एग्जिट लोड, चौथा ऑप्शन है शार्प रेशियो। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिडीम करता है तो दो चीजें उसको रिटर्न को इफेक्ट कर सकती है। पहला है कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड एक फी होती है जो एएमसी रिडम्पशन के टाइम चार्ज करती है। यूजली ये तब लगती है जब इन्वेस्टर शॉर्ट पीरियड में यूनिट्स रिडीम करता है। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। As per the fair valuation principle laid out by SEBI, it is mandatory to disclose the valuation policy in सेबी के फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन पॉलिसी को कहां डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड टू इन्वेस्टर्स पीरियोडिकली, तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल आर नॉट टू बी पुट इन पब्लिक। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। एएमसी को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर साइन यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिस्क्लोज करने होते हैं। साइन क्या होता है? साइन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें म्यूचुअल फंड हाउस की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें इंक्लूड होता है एएमसी डिटेल्स, वैल्यूएशन पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और इन्वेस्टर सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में वैल्यूएशन पॉलिसी इंक्लूड होता है। A mutual fund scheme shall not invest more than 10% of its total NAV in debt instrument. This rule is not applicable for which type of debt instrument? एक म्यूचुअल फंड स्कीम अपने टोटल एनएवी का 10% से ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ये रूल किस टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई नहीं होता? पहला ऑप्शन है ट्राई पार्टी रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरा ऑप्शन है ट्रेजरी बिल्स, तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। म्यूचुअल फंड सिंगल इशूअर के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में मैक्सिमम 10% एनएवी तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये रूल डाइवर्सिफिकेशन के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट पर ये लिमिट नहीं होती क्योंकि ये वेरी लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सेबी ने एक्सेप्शन दिया है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये नहीं होता है। ट्रेजरी बिल, ट्राई पार्टी रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट बैक्ड या हाईली सिक्योर होते हैं, इसलिए इनमें 10% इन्वेस्टमेंट लिमिट अप्लाई नहीं होता। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो ऑल ऑफ द अबव। In the mutual fund industry, every AMC gives an ARN code number to the mutual fund distributor, which is to be renewed every 3 years. True or false? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एएमसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एआरएन कोड देती है और ये 3 साल में रिन्यू होता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। एमफी इशू द एआरएन कोड नंबर, एएमसी इशू नहीं करता, एमफी इशू करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एआरएन का फुल फॉर्म होता है एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर। एम्फी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये भी आपको याद रखना होगा कि एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो एम्फी इशू करती है एआरएन नंबर। पहले प्रोसेस क्या होता है इसका? पहले एनआईएसएम सीरीज 5 पे सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना पड़ता है, उसके बाद केवाईडी नो योर डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करना होता है, फिर एम्फी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तब एम्फी डिस्ट्रीब्यूशन को एआरएन नंबर अलॉट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि एएमसी इशू करती है, जबकि इशू एम्फी करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट क्रेडिट रिस्क? इनमें से किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा क्रेडिट रिस्क होता है? पहला ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, दूसरा ऑप्शन है जंक बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है जीसेक फंड, चौथा ऑप्शन है इनकम फंड। तो इसका राइट आंसर है जंक बॉन्ड। जंक बॉन्ड को हाई यील्ड बॉन्ड्स भी कहा जाता है। ये बॉन्ड लो क्रेडिट रेटिंग वाले होते हैं, इश्यूअर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा होता है।
इसीलिए इनमें क्रेडिट रिस्क सबसे ज्यादा होता है। तो आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं कि जीसेक फंड वेरी लो क्रेडिट रिस्क होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट बैक्ड होता है। मनी मार्केट फंड इसमें भी क्रेडिट रिस्क लो होता है। इनकम फंड मीडियम होता है। और जंक बॉन्ड में वेरी हाई क्रेडिट रिस्क होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है जंक बॉन्ड। Which information has to be included in the mutual fund application form when a non-resident subscribe for the units? क्वेश्चन ये बोल रहा है जब एनआरआई म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदता है तब एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी जरूरी होती है। पहला ऑप्शन है पासपोर्ट डिटेल्स, दूसरा ऑप्शन है कंट्रीज ऑफ रेसिडेंस इन द पास्ट 1 ईयर, तीसरा ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द लास्ट 1 ईयर, और चौथा ऑप्शन है करेंट ओवरसीज एड्रेस। तो इसका राइट आंसर है करेंट ओवरसीज एड्रेस। जब एनआरआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तब एप्लीकेशन फॉर्म में नॉर्मल डिटेल्स के अलावा ओवरसीज डिटेल्स यानी कि ओवरसीज एड्रेस देना मैंडेटरी होता है। एएमसी को इन्वेस्टर की रेसिडेंस लोकेशन पता चलता है, इससे रेगुलेटरी कंप्लायंस मेंटेन होता है, टैक्सेशन और कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से होता है। तो इसका राइट आंसर है करंट ओवरसीज एड्रेस। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है व्हाइल एवेल्युएटिंग द म्यूचुअल फंड स्कीम द एक्सपेंस रेशियो मैटर्स मोर इन डेट फंड देन इक्विटी फंड। एक्सपेंस रेशियो डेट फंड में इक्विटी फंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा स्टेटमेंट है एन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड हैज टू मैंडेटली इन्वेस्ट इन हाई क्रेडिट क्वालिटी डेट सिक्योरिटी। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड सिर्फ हाई क्रेडिट क्वालिटी सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज फॉल्स, दूसरा ऑप्शन ओनली बी इज फॉल्स, और तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है ओनली बी इज फॉल्स। एक्सपेंस रेशियो मैटर मोर इन डेट फंड देन इक्विटी फंड्स, इसीलिए ऑप्शन ए जो बोला जा रहा है वो राइट है। एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मैटर करता है डेट फंड में देन इक्विटी फंड से। रीजन क्या है? डेट फंड के रिटर्न जनरली 6 से 8% के रेंज में होता है, और एक्सपेंस रेशियो 1 से 1.5% हो जाए तो रिटर्न पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है राइट है। ऑप्शन बी है फॉल्स। डेट फंड, अब इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि डेट फंड 7% है, एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो नेट रिटर्न कितना आ गया? 6% आ गया। तो इसीलिए ज्यादा मैटर करता है डेट फंड में एक्सपेंस रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली बी इज फॉल्स। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सपेंस रेशियो। टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला ऑप्शन है द एएमसी इज नॉट अलाउड टू चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑफ ए स्कीम ड्यूरिंग इट्स इंटायर लाइफ टाइम। दूसरा ऑप्शन है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो and it need not to be communicated to the unit holder as it an internal matter. तीसरा ऑप्शन है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द यूनिट होल्डर्स। चौथा ऑप्शन है देयर इज नो टर्म एज टोटल एक्सपेंस रेशियो फॉर ए म्यूचुअल फंड स्कीम। तो इसका राइट आंसर है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द यूनिट होल्डर। अगर टीईआर मतलब टोटल एक्सपेंस रेशियो चेंज होता है तो एएमसी को इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ईमेल के थ्रू, वेबसाइट डिस्क्लोजर के थ्रू, या फिर फैक्ट शीट या कम्युनिकेशन के थ्रू। टोटल एक्सपेंस रेशियो मतलब हो गया म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करने का टोटल एनुअल कॉस्ट। इसमें इंक्लूड होता है फंड मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये कॉस्ट एनएवी से डिडक्ट होती है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बीटा इज ए मेजर ऑफ रिस्क ओनली फॉर इक्विटी स्कीम। ऑप्शन बी है वेरियांस इज ए मेजर ऑफ रिस्क फॉर बोथ डेट एंड इक्विटी स्कीम। ऑप्शन सी ए फॉल इन प्राइसेस ऑफ द डेट सिक्योरिटीज ड्यू टू डिफॉल्ट इज नोन एज ए क्रेडिट इवेंट। तो ओनली ए एंड बी आर ट्रू है, या ओनली ए एंड सी ट्रू है, ओनली बी एंड सी ट्रू है, या फिर ऑल ए एंड बी सी आर ट्रू है। तो इसका राइट आंसर ऑल ए बी सी आर ट्रू। बीटा इज ए मेजर ऑफ रिस्क ओनली फॉर इक्विटी स्कीम। अगर बीटा इक्वल टू 1 है तो मार्केट जैसा ही मूवमेंट होगा, अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल होगा, और अगर बीटा 1 से कम है तो मार्केट से कम वॉलेटाइल होगा। वेरियांस इज ए मेजर ऑफ रिस्क फॉर बोथ डेट एंड इक्विटी। वो दोनों डेट एंड इक्विटी में रिस्क मेजर में काम आता है। प्राइस फॉल ड्यू टू डिफॉल्ट इज कॉल्ड क्रेडिट इवेंट।
तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। If a person has to be traded in units of a closed-ended mutual fund on the stock exchange platform, then the units have to be held in dash. अगर कोई इन्वेस्टर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करना चाहता है तो यूनिट किस फॉर्म में होने चाहिए? पहला ऑप्शन है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है फिजिकल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है क्योंकि इन्वेस्टर स्कीम के बीच में एएमसी से रिडम्पशन नहीं कर सकता। इसलिए अगर इन्वेस्टर बीच में पैसा निकालना चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट सेल करता है। स्टॉक एक्सचेंज पर कोई भी सिक्योरिटी ट्रेड करने के लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। क्लोज एंडेड फंड के यूनिट डिमेटेरियलाइज्ड यानी कि डीमेट फॉर्म में होने चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म।